हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी सिटी। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ईपीटीपीएलएससी एएनएम के इस मैराथन क्लास में। तो एकदम शानदार तरीके से इस मैराथन क्लास में पढ़ने वाले हैं मिशन 11 जनवरी को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी श्रेणियों का एक बार फिर से स्वागत है बहुत ही शानदार से इस जबरदस्त से सेशन में। तो पढ़ लो, चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहीं से सिलेक्शन लेना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए एकदम अंत तक। भरोसा रखिए, सिलेक्शन हम दिलाएंगे, बस आपको भरोसा बनाए रखना है। तो ये शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। तो इस मैराथन सीरीज में सभी श्रेणियों का दिल खोल के एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी श्रेणियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आइए श्रेणियों शुरुआत करते हैं। हो चुका आगाज, लड़की युग बदलने की तैयारी है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है, क्योंकि जो सुबह शाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं 100% सिलेक्शन उसका ही होगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज के टॉपिक में, आज के इस मैराथन सीरीज में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी करना होता है क्वेश्चन सारे हमारे डाउट क्लियर होते हैं। आप इस शुरू से वीडियो देखती हैं तो पूरे डाउट आपके क्लियर हो ही जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपके पास समय कम है, क्वेश्चन को करेंगे फास्ट रिवीजन के साथ शानदार तरीके से। तो स्वास्थ्य के इकोलॉजिकल कंसेप्ट में रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? केवल रोगाणु, केवल व्यक्ति, या व्यक्ति पर्यावरण संतुलन, या अनुवांशिक दोष। तो कह रहा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा इकोलॉजिकल यानी पर्यावरणीय कॉन्सेप्ट होता है, उसमें रोग उत्पन्न करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति पर्यावरण संतुलन। यानी इस अवधारणा में व्यक्ति और उसके परिवेश के असंतुलन से क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा परिवार अध्ययन में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? स्वास्थ्य इच्छा, समस्या निर्धारण, परिवार से संपर्क, या मूल्यांकन। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा परिवार अध्ययन में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? तो सबसे पहले कौन सा चरण आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार से संपर्क। यानी बिना परिवार से संपर्क बनाए किसी भी आकलन की शुरुआत संभव नहीं होती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में क्विकनिंग का शब्द किस घटना को दर्शाता है? भ्रूण हृदय धड़कन, या भ्रूण की पहली गति की अनुभूति, या गर्भाशय संकुचन, या उल्टी मतली। तो जो हमारा क्विकनिंग होता है, यह माँ द्वारा भ्रूण की हलचल को क्या करना? महसूस करना, यानी भ्रूण की पहली गति की अनुभूति कराती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रसव के दौरान जो हमारा फ्लेक्सियन किससे संबंधित होता है? भ्रूण के सिर का झुकना, भ्रूण के कंधे, गर्भाशय का फैलाव, या प्लेसेंटा का अलग होना। तो प्रसव के दौरान जो हमारा फ्लेक्सियन है किससे संबंधित होता है? तो हमारा फ्लेक्सियन ऑप्शन नंबर हो जाएगा भ्रूण के सिर का झुकना से संबंधित होता है। यानी सिर का झुकना प्रसव को क्या करता है? आसान बनाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है नवजात में मेकोनियम पासेज का सामान्य समय क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 12 घंटे में, 24 घंटे के भीतर, या 72 घंटे बाद। तो कह रहा है कि मेकोनियम का पास होना का सामान्य समय क्या होता है? तो मेकोनियम 24 घंटे में न होना क्या होता है? आंत्र में अवरोध का संकेत बताता है, यानी 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा प्राइमरी हेल्थ केयर का इक्विटी सिद्धांत किस पर बल देता है? समान शुल्क, समान अस्पताल, निजी स्वास्थ्य, या आवश्यकता अनुसार सेवा। तो कह रहा प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमारा इक्विटी है सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमारा इक्विटी सिद्धांत है किस पर बल देता है? तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता अनुसार सेवा। यानी जिन्हें अधिक आवश्यकता हो उन्हें अधिक सेवा देना क्या है? समानता को प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में बढ़ा हुआ जो हमारा ग्लोमेरुलर फेरल रेट होता है किस प्रणाली से जुड़ा होता है?
श्वसन, हृदय, मूत्र या पाचन। तो हमारा GFR, तो GFR बढ़ना क्या होता है, हमारा मूत्र से संबंधित होता है। तो किससे जुड़ा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट, ग्लोमेरुलर। किडनी में रक्त प्रवाह को बढ़ने से क्या कहता है, GFR को क्या कहता है, रोकता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में लंग किसे कहते हैं, लौंगो किसे कहते हैं, मोटे बाल, पतले रोए, त्वचा की परत या नाखून। तो यह अपरिपक्वता का क्या संकेत देने वाला महीन बाल होता है जिसे लौंगो कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पतले रोए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पतले रोए। तो बढ़ते हैं आगे। करा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की गणना किस आधार पर होती है, कुल जनसंख्या, कुल गर्भवती, जीवित जन्म या कुल प्रसव। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो किस गणना किस आधार पर होती है। तो हमारा 9वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवित जन्म, यानी MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर निकाला जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे पहले बढ़ने वाला हार्मोन कौन सा है, HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे पहले बढ़ने वाला हार्मोन कौन सा है। तो गर्भावस्था में सबसे पहले बढ़ने वाला हार्मोन हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए, HCG, यानी HCG गर्भ की पुष्टि का क्या होता है, प्रारंभिक संकेत होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में तापमान नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है, पंखा, गर्म पानी, स्किन टू स्किन संपर्क या कंबल। तो नवजात में तापमान कंट्रोल के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो हमारा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्किन टू स्किन संपर्क, यानी माँ की त्वचा शिशु को प्राकृतिक ऊष्मा देती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य में सेंटिनल सर्विलियंस का उद्देश्य क्या है, सभी रोग दर्ज करना, चयनित रोगों की निगरानी, अस्पताल प्रबंधन या उपचार। तो कर सामुदायिक स्वास्थ्य में हमारा सेंटिनल सर्विलियंस का उद्देश्य क्या है। तो हमारा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चयनित रोगों की निगरानी, यानी कुछ प्रमुख रोगों पर विशेष निगरानी रखी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के दूसरे चरण की पहचान क्या है, गर्भाशय संकुचन शुरू, सर्विक्स पूर्ण खुलना, शिशु का जन्म या प्लेसेंटा का निकलना। तो प्रसव के दूसरे चरण की पहचान क्या है। तो प्रसव के दूसरे चरण की पहचान क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट, सर्विक्स का पूर्ण रूप से खुलना, यानी पूर्ण डायलेशन से दूसरा चरण क्या होता है, आरंभ होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में रूटिंग रिफ्लेक्स किससे संबंधित है, सुनने से, देखने से, दूध खोजने से या चलने से। तो नवजात में जो हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स है किससे संबंधित होता है। तो 14 का हो जाएगा सी, दूध खोजने से, यानी यह स्तनपान की तैयारी का क्या होता है, संकेत होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है परिवार नियोजन में जो हमारा स्पेसिंग मेथड होता है इसका मुख्य लाभ क्या है, अस्थायी समाधान, सस्ता, माँ शिशु स्वास्थ्य संरक्षण या जनसंख्या वृद्धि। तो परिवार नियोजन में हमारा स्पेसिंग मेथड का मुख्य लाभ क्या है। तो स्पेसिंग मेथड का मुख्य लाभ हमारा क्या है। तो हमारा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ शिशु स्वास्थ्य का संरक्षण। तो गर्भों के बीच अंतर क्या करता है, स्वास्थ्य को सुधारता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा गर्भावस्था में बढ़ा हुआ टाइडल वॉल्यूम किस प्रणाली का परिवर्तन है, हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली, मूत्र प्रणाली या पाचन प्रणाली। तो गर्भावस्था में बढ़ा हुआ हमारा टाइडल वॉल्यूम किस प्रणाली का परिवर्तन है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्वसन प्रणाली। तो गर्भावस्था में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ने से श्वसन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा सामुदायिक स्वास्थ्य में बेसलाइन सर्वे का उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपचार हेतु, अंतिम मूल्यांकन, प्रारंभिक स्थिति जानने हेतु या रोग उन्मूलन के लिए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में हमारा बेसलाइन सर्वे का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक स्थिति जानने के लिए, यानी किसी कार्यक्रम की शुरुआत
से पहले वर्तमान स्थिति जानना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भ्रूण की लंबाई का सर्वोत्तम आकलन किससे किया जाता है, फंडल हाइट, अल्ट्रासाउंड, पेट का घेरा या वजन अनुमान। तो भ्रूण की लंबाई का सर्वोत्तम आकलन किससे किया जाता है, तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड से। यानी अल्ट्रासाउंड से भ्रूण माप सबसे सटीक मिलता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर कह रहा प्रसव में जो हमारा एंगेजमेंट का अर्थ क्या है, सिर का बाहर आना, सिर का झुकना, भ्रूण सिर का पेलिस में प्रवेश या प्लेसेंटा का अलग होना। तो हमारा कह रहा है प्रसव में एंगेजमेंट का अर्थ होता है जब बाईपैरेटाइल डायमीटर पेलिस में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसे कहते हैं एंगेजमेंट। यानी क्या हुआ, उसमें से फंसा हुआ है। तो यानी भ्रूण का सिर में पेल्विस में प्रवेश करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। करा नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 40, 40 से 60 या 60 से 80। तो नवजात में जो हमारा सामान्य हृदय दर श्वसन दर होती है कितनी होती है, तो नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 से 60। यानी तेज श्वसन नवजात की सामान्य विशेषता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पीएससी में जो हमारा एक्सेसिबिलिटी है का तात्पर्य किससे है, सेवा की गुणवत्ता, सेवा की दूरी, सेवा की लागत या सेवा की स्वीकार्यता। तो पीएससी में जो हमारा एक्सेसिबिलिटी है इसका तात्पर्य किससे है, तो हमारा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सेवा की दूरी। यानी सेवाएं भौगोलिक रूप से क्या होती हैं, सुलभ होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भावस्था में लाइनिया निग्रा किस कारण बनती है। तो लाइनिया निग्रा गर्भावस्था में किस कारण से बनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, संक्रमण, रक्तस्राव, हार्मोनल परिवर्तन या पोषण की कमी। तो गर्भावस्था में जो हमारा लाइनिया निग्रा है वह किस कारण बनती है, तो हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोनल परिवर्तन के कारण। यानी मेलानिन बढ़ने से त्वचा पर गहरी रेखा दिखती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है नवजात में साइकोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है, 2 से 3 दिन बाद, 24 घंटे के भीतर, जन्म के तुरंत बाद या 7 दिन बाद। तो कह रहा नवजात में हमारा साइकोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है, तो नवजात में साइकोलॉजिकल जॉन्डिस हमारा 2 से 3 दिन बाद दिखाई देने लगता है। यानी जब यकृत की अपरिपक्वता से क्या होता है, यह उत्पन्न होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या पर कंट्रोल, मृत्यु दर को घटाना, अस्पताल को बढ़ाना या स्टाफ की नियुक्ति। तो कह रहा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु दर को घटाना। यानी सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ शिशु इसका क्या होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा और सभी श्रेणियों के आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के पहले चरण का अंत किससे होता है, संकोचन शुरू होने से, पानी की थैली फटना, सर्विस का पूर्ण फैलाव या शिशु का जन्म। यानी प्रसव का जो पहला चरण होता है जब सर्विस क्या होता है 10 सेंटीमीटर फैलाव हो जाता है, तो पहले चरण की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। यानी सर्विस का पूर्ण रूप से फैलाव क्या कहता है, पहले चरण का अंत का कारण होता, अंत होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी सेवियाँ नई जुड़ी हैं चाह रही हैं फ्री में हमें क्या मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए पीडीएफ ग्रुप बना दिया गया है। और फ्री में टेस्ट मिल जाए तो उसके लिए टेस्ट ग्रुप है। तो पीडीएफ ग्रुप और टेस्ट ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकती हैं 9839254616। तो आपको यदि टेस्ट चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। तो टेलीग्राम डाउनलोड करके अपना आईडी बना लीजिएगा और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ, व्हाट्सअप का पीडीएफ ग्रुप का और टेस्ट ग्रुप का लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। तो करा नवजात में मोरो रिफ्लेक्स किससे संबंधित है, पकड़ने से, चलने से, चूसने से या डर की प्रतिक्रिया।
यानी मोरो रिफ्लेक्स किससे संबंधित होता है? नवजात में। तो नवजात में मोरो रिफ्लेक्स किससे संबंधित है? तुम्हारा पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डर की प्रतिक्रिया से। यानी अचानक उत्तेजना पर हाथ पैर फैलना मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर परिवार नियोजन में आईयूसीडी का मुख्य लाभ क्या है? अस्थायी विधि, हार्मोन युक्त मुक्त, या त्वचा त्वरित प्रभाव, या महंगी। तो कर परिवार नियोजन में आईयूसीडी का मुख्य लाभ क्या है? तो परिवार नियोजन में आईयूसीडी का मुख्य लाभ क्या है? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन मुक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गर्भावस्था में सबसे सामान्य पोषण की कमी कौन सी है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, या आयोडीन। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य पोषण की कमी कौन सी है? तो हमारा 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन। तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य पोषण की कमी कौन सी होती है? आयरन होती है। यानी आयरन की कमी से एनीमिया आम है। तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन कर नवजात में वर्निक्स केसियोसा का कार्य क्या है? ताप बढ़ना, पाचन, श्वसन सहायता, या त्वचा की सुरक्षा। तो नवजात में वर्निक्स केसियोसा का कार्य क्या है? तो हमारा 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वचा से सुरक्षा। और डेली आपकी क्लास सुबह को 4:50 पर होती है। और ये जो क्लास आप देख रही हैं 9:15 पर स्टार्ट हुई है शाम के टाइम। तो इन दोनों क्लास से डेली जुड़ा कीजिए। डेली क्या होती है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड। यानी शाम वाली क्लास कभी कभी रिकॉर्डेड हो जाती है, लेकिन सुबह वाली तो डेली लाइव ही चलती है, और शाम वाली भी लाइव ही चलती है। तो इस समय कुछ समस्या की वजह से रिकॉर्डेड चल रही है, लेकिन फिर भी लाइव की तरह ही आपको फील होगा। इसमें कोई समस्या नहीं है कि आपको लाइव का फील ना हो। आप कमेंट करेंगे जैसे लाइव में होता है, सब कुछ लाइव की तरह होगा। बस हम आपके कमेंट वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ने में समय बर्बाद होता है और आप कम समय में बेहतरीन कर सकती हैं। तो आप टेस्ट की तरह इस क्लास को लिया कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। सामुदायिक स्वास्थ्य में रेफरल सिस्टम क्यों आवश्यक है? समय बचाने के लिए, जटिल मामलों के लिए, या खर्च बढ़ाने के लिए, या आंकड़े बनाने के लिए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में जो हमारा रेफरल सिस्टम है क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है? रेफरल की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी क्या गंभीर समस्या हो जाती है, तो जहाँ पर हम इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ पर क्या है, उसका इलाज संभव नहीं है, तो रेफरल जरूरी होता है कि उससे बढ़िया हॉस्पिटल में आपको क्या किया जाए, भेजा जाए। यानी जटिल मामलों के लिए रेफरल सिस्टम क्या होता है? जरूरी होता है। यानी उच्च स्तर की देखभाल रेफरल क्या है? जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में बढ़ा हुआ जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है किस उद्देश्य से होता है? रक्तचाप बढ़ाने से, भ्रूण पोषण से, दर्द कम करने से, या संक्रमण रोकने से। तो जो हमारा गर्भावस्था है, गर्भावस्था में जो बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम होता है किस उद्देश्य से होता है? तो गर्भावस्था में जो हमारा बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम होता है किस उद्देश्य से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के पोषण से। तो यानी बढ़ा रक्त भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, एकदम बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। अबगार स्कोर का अधिकतम स्कोर कितना होता है? जो हमारा अबगार स्कोर लिया जाता है उसमें मैक्सिमम कितना नंबर तक लिया जाता है? 8, 9, 10, 12। तो मैक्सिमम 5 पैरामीटर होती है, और प्रत्येक पैरामीटर के लिए क्या होता है? 2 अंक निर्धारित होता है। तो 5 पैरामीटर और प्रत्येक पैरामीटर के 2 अंक, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है क्या? सामुदायिक पोषण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है? वृद्ध, किशोर, गर्भवती व शिशु, या पुरुष? तो कह रहा है जो हमारा सामुदायिक पोषण है इसमें मुख्य लक्ष्य किसे रखा गया है?
तो ये समूह कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, तो यानी गर्भवती और शिशु के लिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह प्रसव के बाद प्रसवोत्तर काल कितने समय तक माना जाता है? 6 सप्ताह, 4, 2, 8। तो यानी प्रसव काल कितने सप्ताह तक माना जाता है? प्रसवोत्तर काल। तो 6 सप्ताह में अधिकतम शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा राइट। यानी प्रसवोत्तर काल कितने समय तक माना जाता है? तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में क्या होता है? अत्यधिक जो भी क्या है अधिकांश शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो असामान्य होने लगते हैं, यानी हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा नवजात में हृदय धड़कन की सामान्य सीमा क्या है? 60 से 80, 80 से 100, 120 से 160 या 180 से 200। तो कहीं कहीं 110 से 160 देता है, तो कहीं कहीं 120 से 160। तो आपके दोनों राइट आंसर होते हैं। तो यहाँ पर 120 से 160 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यानी नवजात का हृदय क्या होता है? वयस्क से तेज धड़कता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का प्रमुख घटक कौन सा है? जो हमारा सुरक्षित मातृत्व का प्रमुख घटक कौन सा है? घरेलू प्रसव, प्रशिक्षित प्रसव सहायक, या केवल दवा, या केवल टीकाकरण। यानी कुशल सहायता से जो हमारी मातृ मृत्यु दर क्या होगी? घटेगी। तो इसलिए क्या सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रशिक्षित प्रसव क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सहायक माना जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में ल्यूकोरिया का कारण क्या है? संक्रमण, कैंसर, रक्तस्राव, या हार्मोनल प्रभाव। तो गर्भावस्था में जो हमारा होता है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया का कारण क्या होता है? तो ल्यूकोरिया होता क्या है? तो ल्यूकोरिया एस्ट्रोजन बढ़ने से स्राव सामान्य रूप से क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी सामान्य अधिक हो जाएगा, यानी हार्मोनल प्रभाव के कारण क्या होता है? ल्यूकोरिया होता है। इसमें क्या होता है? स्राव, एस्ट्रोजन बढ़ने से क्या होता है? स्राव सामान्य रूप से बढ़ जाता है, यानी रक्तस्राव होता है ल्यूकोरिया में। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा नवजात में साइकोलॉजिकल वेट लॉस कितने प्रतिशत तक सामान्य होता है? तो साइकोलॉजिकल वेट लॉस में कितने प्रतिशत तक सामान्य है? 2 से 3%, 5 से 10, 12 से 15, या 20 से 25। तो कह रहा है साइकोलॉजिकल वेट लॉस कितने प्रतिशत तक सामान्य माना जाता है? तो कितने प्रतिशत तक वेट लॉस सामान्य माना जाता है? तो यानी जो हमारा साइकोलॉजिकल वेट लॉस होता है वह कितना होना चाहिए? 5 से 10% होना चाहिए। यानी प्रारंभिक दिनों में तरल हानि क्या होना चाहिए? हानि से वजन घटता है कितने? 5 से 10%। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या कर रहा है? कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रथम संपर्क बिंदु कौन होता है? डॉक्टर, एनएम, आशा, या लैब टेक्नीशियन। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है का प्रथम संपर्क बिंदु कौन सा है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रथम संपर्क बिंदु कौन होता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा। यानी आशा समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक्स क्या है? वास्तविक प्रसव पीड़ा, झूठे संकुचन, संक्रमण, या रक्तस्राव। तो ये अनियमित व दर्द रहित क्या होते हैं? संकुचन होते हैं। यानी क्या होता है? जो हमारा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन होता है झूठे संकुचन कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है नवजात में अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने का सामान्य कारण क्या है? यानी नाल गिरने का सामान्य कारण क्या होता है? तो स्वाभाविक रूप से सूख कर क्या होती है? नाल गिर जाती है। कितने दिन में? 1 से 2 दिन में, 3 से 4, 5 से 10, या 15 से 20 दिन में। तो स्वाभाविक रूप से क्या होती है? 5 से 10 दिन में नाल क्या होती है? सूख कर गिर जाती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने का समान समय क्या होता है? 5 से 10 दिन में अपने आप सूख कर क्या होता है? गिर जाता है। तो बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? पोस्टर, व्याख्यान, समूह चर्चा या पंपलेट? तो कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभावी माध्यम है ऑप्शन सी, समूह चर्चा। यानी सहभागिता से सीख अधिक स्थायी होती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह रहा है गर्भावस्था में एडीमा का सबसे सामान्य कारण क्या है? संक्रमण, प्रोटीन की कमी, सिराओं पर दबाव या हृदय रोग? तो कह रहा है गर्भावस्था में एडीमा का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिराओं पर दबाव। यानी 43 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। यानी बढ़ा हुआ गर्भाशय रक्त वापसी में क्या करता है? बाधा डालता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा नवजात में फॉन्टानेल का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा, मस्तिष्क वृद्धि में सहायता, ताप नियंत्रण या रक्त प्रवाह? तो नवजात में फॉन्टानेल का मुख्य कार्य क्या है? तो नवजात में फॉन्टानेल का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क वृद्धि में सहायता। यानी यह खोपड़ी को फैलने की अनुमति देता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, जागरूक निर्णय, विवाह बढ़ाना या पलायन? तो कह रहा है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी, जागरूक निर्णय। यानी सुरक्षित निर्णय से जनसंख्या संतुलन बनता है। यानी जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है जागरूक निर्णय। यानी जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूक निर्णय। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। यानी सूचित निर्णय से जनसंख्या संतुलन बना रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में RH इनकैपेबिलिटी किससे संबंधित है? ABO समूह, प्लेटलेट, RH फैक्टर या WBC? तो गर्भावस्था में जो हमारा RH इनकैपेबिलिटी होती है किससे संबंधित होती है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा RH फैक्टर। यानी RH निगेटिव माँ और RH पॉजिटिव भ्रूण में क्या होता है? समस्या होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात में सकिंग रिफ्लेक्स कब तक विकसित रहता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह? तो कह रहा है नवजात में हमारा सकिंग रिफ्लेक्स कब तक विकसित रहता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। यानी 6 माह बाद यह स्वैच्छिक हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सामुदायिक पुनर्वास का मुख्य सिद्धांत क्या है? संस्थागत देखभाल, समुदाय की भागीदारी, केवल दवा या विशेषज्ञ उपचार? तो सामुदायिक पुनर्वास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सामुदायिक पुनर्वास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय की भागीदारी। यानी समुदाय की सक्रिय भूमिका से पुनर्वास सफल होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के बाद लोचिया का अंतिम चरण कौन सा है? रुब्रा, सेरोसा, अल्वा, प्यूरिलेंटा? प्यूरुलेंटा। तो प्रसव के बाद लोचिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो प्रसव के बाद लोचिया का अंतिम चरण होता है अल्वा। क्या होता है? अल्वा सफेद रंग का अंतिम स्राव माना जाता है। तो लोचिया का अंतिम चरण होता है अल्वा। तो क्या होता है? यह सफेद रंग का क्या होता है? अंतिम स्राव होता है। तो बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवजात में सबसे पहले कौन सा इंद्रिय कार्यशील होता है? दृष्टि, स्वाद, श्रवण या स्पर्श? तो नवजात में सबसे पहले क्या होता है? स्पर्श इंद्रिय क्या होता है? कार्य करता है। यानी त्वचा संवेदन जन्म से ही क्या होती है? विकसित होती है। तो अभी उम्मीद है ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जो लोग नए हैं चाह रहे हैं फ्री में PDF मिल जाए और PDF ग्रुप से जुड़ जाएं और फ्री में हमें टेस्ट भी मिल जाए, तो आप व्हाट्सअप करके 9839254616 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सअप के PDF ग्रुप से जुड़ सकती है। ये दोनों सब कुछ आपको लिए फ्री है। 105-6 टेस्ट हमने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग एक बार
जुड़कर देखिए, आपको टेस्ट बेहतरीन मिलेगा, शानदार मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा और ऐसा फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला है। कहीं भी कोई भी कोचिंग सेंटर वाला देगा आपको तो 2-4 टेस्ट आपको फ्री में दे देगा कि आप क्या कीजिए, उनके साथ उनका पेड बैच खरीदिए। लेकिन हमारे पास सब कुछ फ्री है, कोई भी पेड नहीं है और आपकी क्लास सुबह को 4:50 AM पर चलती है एक, और ये शाम को 9:15 पर शुरू हुई क्लास है, आप देख रहे हैं जो। तो दोनों क्लास चलती है, सुबह को लाइव चलती है, शाम को कभी-कभी रिकॉर्डेड हो जाती है, लेकिन डेली लाइव और प्लस रिकॉर्डेड चलती रहती है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ फ्री मिलने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आपके पास अब समय 2-4 दिन के और बचे हुए हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री दिया जा रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है और 38 टॉपिक का हमारा मैराथन आने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चूकिएगा मत। तो मैराथन करने वाले हैं बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। तो 1-2 दिन में मैराथन हम करा देंगे 38 टॉपिक का। 5-6 घंटे की क्लास होगी, 5 से 6 घंटे की क्लास मान के चलिए होने वाली है। तो इसमें आपके 38 टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग सेशन को लास्ट देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे मॉर्निंग क्लास में 4:50 AM पर, तब तक के लिए टेक केयर।